नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के टॉपिक पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसके पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन, उसके फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है उनके बारे में बताया है। फिर पदार्थ या द्रव्य या मैटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई है, उसके वर्गीकरण बताए हैं। और जो पदार्थ होता है ये इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पदार्थ की 5 अवस्थाएं अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्या कहा था लेवोजियर ने कि तत्व वह पदार्थ होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसी के बेस पर जो हमारी आधुनिक केमिस्ट्री में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार से 18 वर्ग है, टोटल 7 आवर्त हैं और उनमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर लेवोजियर ने कहने की कोशिश करी कि तत्व को आगे और छोटे टुकड़ों में जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतनी बातें जो है याद रखनी है कि तत्व किसी भी पदार्थ की सरल अवस्था होती है और इसे सरलतम रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए, तो तत्व हमने इसके बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक तत्व पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए, जैसे कि कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो यदि आपने पेरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी देखी है तो आप सारे एग्जाम्पल ही जो है तत्व की श्रेणी में आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड ऑल, जो भी हम उसके बारे में बात करें। चलिए अब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार के बारे में। तो तत्व जो है 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु और अधातु के बारे में वैसे तो हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये MPPSC की यूनिट जो पेपर 3 है उसके यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं धातुएं क्या होती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और धातु में कुछ स्पेशल गुण होते हैं जैसे कि वो आघात वर्धनीयता होते हैं अर्थात उनको पतली चादर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें तन्यता होती है, डक्टिलिटी होती है, उनमें एक धात्विक चमक होती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को वो शो करते हैं और भी इस प्रकार से कई उनमें प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे धातुओं का एग्जाम्पल हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से कई धातुएं होती हैं। अब अगर हम अधातु की बात करें तो धातुओं के विपरीत होते हैं, नॉन मेटल होते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं वो जो होते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें धातुओं के समान जो धात्विक चमक नहीं होती है, विद्युत के कुचालक होते हैं। हालांकि इनके कुछ अपवाद भी है, जैसे ग्रेफाइट अधातु होते हैं भी विद्युत का सुचालक होता है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उपधातु वे धातुएं होती हैं। अगर हम अधातुओं के बारे में और बात करें तो पेरियोडिक टेबल में टोटल 22 नॉन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें से 10 जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में है, एक जो होता है गैस फॉर्म में है और 11 एक जो है लिक्विड फॉर्म में है और 11 जो है वो गैस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो है ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है अर्थात ये भी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा गैस फॉर्म में 11 जो होते तत्व जो होते हैं गैस फॉर्म में होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब हम उपधातु की बात करें तो वे तत्व जो धातु और अधातुओं के बीच के गुण रखते हैं वो जो होते हैं उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। और कौन कौन से होते हैं आपको एक बार बता दें, इसको बोलते हैं बोरोन, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलोरियम।
ठीक है। तो ये जो 7 है वो उपधातु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हम आपको यहाँ पर और एक बात बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में जब भी हम किसी तत्व को लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और अगर उसमें सेकंड लेटर इंक्लूड है अल्फ़ाबेट का तो उसे स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे लेटर जो है ये जो है कैपिटल लेटर में लिखे, और यहाँ पर सेकंड लेटर है तो उसको स्मॉल करा है, ये स्मॉल है, बी स्मॉल है, आई स्मॉल है। इस प्रकार से ये बातें हमें ध्यान रखना है। तो बोरॉन भी जो होता है, बोरॉन एल्यूमिनियम वाली फैमिली में आता है। हालांकि हम इस आपको एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, उसको ट्रिक या स्लोगन के थ्रू याद करवाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल से तत्व की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं यौगिक की, अर्थात यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो हम कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड भी क्या है, एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन हम दे ही चुके हैं कि जिनके संगठक कण रासायनिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थों को क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, H2O। ठीक है, ये 2H2 हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 अनुपात है, इसमें मिलकर बना हुआ है। या हम कहें H2SO4, और जितने भी पदार्थ हो, ये इस प्रकार से हमने पढ़े हैं, HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सभी जो हैं यौगिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक जो होते हैं शुद्ध एवं समांग होते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी हमें याद रखनी है, शुद्ध और समांग होते हैं। मीन्स यहाँ पर सपोज कोई यौगिक है, वाटर है, H2O है, तो ये अपने समांग है। ठीक है, तो आपको नज़र नहीं आएगा कि ये ऑक्सीजन अलग से है, ये हाइड्रोजन अलग से, बिल्कुल एक मिक्स रहेगा, समांग रहेगा, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यौगिकों के गुण की। तो यौगिकों के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो इस बात को हम इस प्रकार से समझाना चाहेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं वाटर की, H2O की। हमको पता है H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर जो है बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके रिएक्शन बैलेंस अभी के लिए हम करें तो ये इस नहीं सॉरी ये 2 ऑक्सीजन है, 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, कौन, जल। और हमें पता है जो जल ऑक्सीजन इससे मिलकर बना है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक है। हमें पता है किसी भी वस्तु के जलने में ऑक्सीजन की भूमिका होती है और हाइड्रोजन खुद जलता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जो जल है वो क्या करता है, वो आग बुझाने का काम करता है। मतलब इसकी एक नया प्रॉपर्टी हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अवयवी तत्व, अवयवी तत्व का अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अवयवी तत्व कौन से हो गए, H2O के अवयवी तत्व कौन से हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण हैं वो जब ये जल बना लेंगे तो इसके गुणों से भिन्न होंगे। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस का ये मतलब है, यह समांगी होता है, इसे रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, या फिर CH3COH हो गया। तो जितने भी कंपाउंड से 2 या अधिक तत्व मिलकर बने हुए हैं तो इनको सभी को क्या है, रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इनमें जो है स्थिर रासायनिक संगठन होता है, और इन्हें हम सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। इन्हें इतनी आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। रासायनिक यौगिक बनने पर, जब ये यौगिक बनते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित होती है। ठीक है, जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है, अर्थात हीट एक्सचेंज होता है। अब हम बात करते हैं यौगिकों के प्रकार की। तो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। सबसे मेन भूमिका कार्बन की होती है, जैसे कि CH4 हो गया, मैथेन हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, जो कि चींटियों के डंक में होता है, बेंजोइक एसिड हो गया,
इस प्रकार से जितने भी है जिसमें कार्बन पाया जा रहा है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें कि जो है और कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कि हम बात करें NH4 NH3, अमोनिया, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है जो यौगिक के अंतर्गत आते हैं और जिसमें कि कार्बन नहीं होता है, H2O। चलिए अब हम बात करते हैं तत्व तथा यौगिक में अंतर के बारे में कि तत्व और यौगिक क्या होता है। समानता तो यही है कि ये दोनों ही जो होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। क्या होते हैं, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं और कम से कम 2 परमाणु तो अशुद्ध पदार्थों के शोधन करने एवं मिश्रण को उसके अवयवों में पृथक करने के लिए प्रयोगशाला में कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें से हम कुछ की बात करेंगे आज और हमें इससे समझना है। हमने यहाँ पर इसका रिटर्न आपको नहीं दिया है, हम इसको केवल आपको समझाएंगे। अगर आपको इसका रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम पढ़ते हैं वाष्पन द्वारा किस प्रकार से मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो जनरली जो समुद्र किनारे नमक का निर्माण है वो इसी तकनीक से किया जाता है और वाष्पन की प्रक्रिया उसी में अपनाई जाती है जिसमें जो 2 घटक है, मान लीजिए A घटक है और B घटक से मिलकर जो है मिश्रण बना है, तो एक अगर वाष्पशील होगा और एक अवाष्पशील होगा तभी इस विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा। जैसे हमने नमक के सॉल्यूशन को ले लिया और उसे धूप में रख दिया तो हम देखेंगे पानी जो है इवोपरेट हो जाएगा और नमक नीचे तली में रह जाएगा, तो इससे जो है मिश्रण पृथक हो जाएगा। तो वाष्पन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दूसरी प्रोसेस है संघनन यानी कि कंडेंसेशन मेथड। तो संघनन में भी क्या है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित होता है और जब हम इस वाष्प को ठंडा करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार किसी भी वाष्प अथवा गैस को ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की विधि जो होती है संघनन कहलाती है। उदाहरण, पानी को गर्म करने पर वाष्प में बदलने लगता है और जिस बर्तन में पानी गर्म हो रहा है उसे प्लेट से ढक देते हैं तो वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। प्रक्रिया संघनन कहलाती है और इसी प्रक्रिया के थ्रू बादल बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि यानी कि सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड में उस चीज़ का जो है सेपरेशन किया जाता है मिश्रण का जिसमें से एक जो है आसानी से सब्लिमेट हो जाती है। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में चली जाती है। जैसे कि कपूर, हमें जनरली अगर हम देखें कि ये मान लीजिए आइस है, बर्फ़ है, जब हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होता है, पहले लिक्विड में बदलता है, फिर इसको और टेम्परेचर देते हैं तो ये गैस में बदलता है। मतलब हम मानते हैं कि ये चीज़ें जो होती है सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में जो ठोस है जब डायरेक्ट गैस अवस्था में चले जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जो होते हैं सब्लिमेट द्वारा जो होते हैं अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम तो आसवन विधि। आसवन विधि को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जब 2 द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, मतलब यहाँ पर द्रवों का हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का काफ़ी रोल होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी द्रव जो होता है उबलने लगता है, हम अगर साधारण भाषा में कहें तो, ठीक है। तो जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं और इसमें क्या करते हैं, द्रवों को एक फ्लास्क में ले लेते हैं और उसको वाष्पीकृत करते हैं। तो जो पहले वाष्पीकृत होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, उसको अलग जो है नली के थ्रू अलग हम उसको क्या कर लेंगे, फिर संघनित कर लेंगे और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो वहीं पर रखा रहेगा। तो इससे जो है मिश्रण पृथक हो जाते हैं।
तो ये आसवन है, यानी कि डिस्टिलेशन की मेथड है। अब है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता के आधार पर जो होता है उसका पृथक्करण किया जाता है। वे किसी अधिशोषक पदार्थों में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होती है लैब में काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के, उसको क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो है हम सेपरेट करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होती है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट हो जाते हैं। किस प्रकार से, तो इस विधि के द्वारा जो अकार्बनिक ठोस होते हैं अर्थात इनऑर्गेनिक ठोस मिश्रण जो होते हैं उसको अलग किया जाता है। इस विधि में जो अशुद्ध ठोस मिश्रण होता है उसमें क्या करते हैं, उचित विलायक के साथ मिलाकर उसको गर्म करते हैं और गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लेते हैं। छानने के बाद विलयन को क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। तो ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है अर्थात ठोस अवस्था में आ जाता है, और जो दूसरा रहता है वो नहीं होता है ऐसा, तो सेपरेट हो जाते हैं। इससे जो जनरली शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो गई। और इसी प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन में ही एक और मेथड होती है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड हमने जो बताई है आसवन विधि। तो आसवन विधि के और भी कई प्रकार है। एक आसवन होता है, सिंपल आसवन होता है, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल यानी कि आंशिक आसवन। तो इस विधि में जो क्वथनांक में अंतर जब बहुत कम होता है तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है, और इससे बेसिकली जो होता है डीजल, पेट्रोल, इनका जो है पृथक्करण किया जाता है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा भी जो होता है पृथक्करण मिश्रण का किया जाता है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने बात करी पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की। तो पदार्थ का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। हमने पहले लेक्चर में भौतिक वर्गीकरण देखा था, दूसरे में रासायनिक वर्गीकरण देखा था, इसमें पदार्थ की पांचों अवस्था देखी थी। इसमें आज हमने 3 चीज़ों की बात करी है, स्पेशली तत्व, यौगिक और मिश्रण, और इनके बीच में अंतर भी आपको भलीभांति स्पष्ट हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारे टॉपिक समझ में आया है या आप और केमिस्ट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।